हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। और चलिए तो अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं अपने। आज हम हेडर की पूरी फिनिशिंग कर देंगे और हेडर में और ये जो पीछे बैनर आ रहा है ना, इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। इस बैनर पे हम एक टाइटल भी रखेंगे, एक ओवरले भी लगाएंगे, ठीक है। और देखते हैं इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमने हेडर वगैरह ये सब हमने क्लियर कर लिए थे अपने, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको है ना फाइनल टच की तरफ बढ़ाएंगे, है ना, अपने हेडर को। ठीक है, इसकी फिनिशिंग विनिशिंग सब अच्छे से हो गई है। ठीक है, अब ये रेड रेड कलर जो आ रहा है ना, हमें ये रेड कलर नहीं चाहिए होवर में। हम चाहते हैं कुछ अच्छा सा कलर हो, है ना, इसी से रिलेटेड ही कलर हो। ठीक, तो एक काम करते हैं मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ और फोटोशॉप के अंदर हम ये लोगो को ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसका कलर कोड उठाएंगे। वही कलर कोड हम होवर पे रखेंगे, बटन के भी होवर पे रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ और हम अपने इस फोल्डर में आते हैं, इमेजेस वाले फोल्डर में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा लोगो है। ठीक है, मैं इस लोगो को लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ से इस कलर को ना पिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कलर पिकर पे और यहाँ से मुझे जो कलर चाहिए होगा मैं वो कलर ले लूँगा। ठीक है, मैं ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, हम ये कलर या थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। चलिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये कलर कॉपी किया। ठीक, अब आते हैं हम अपनी CSS फाइल के अंदर। यहाँ पे ये रहा एंकर। ठीक है, यहाँ पे हम हैश लगा के और वो कोड पेस्ट कर देंगे। इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए वो कलर चेंज हो गया। ठीक है, वो देखिए कलर चेंज हो गया। अब ऐसे ही हमें इसमें भी लगाना है ना। अब हम इसमें भी लगा देते हैं अपने इस बटन के अंदर, CTA बटन के अंदर। देखिए इसकी हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। होवर लगाना मैंने बताया है आपको, यहाँ पे होवर लिखेंगे। और हमें क्या चीज़ चेंज करनी है बटन की, CTA बटन का क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड और कलर दोनों चेंज करने हैं। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आ ही रहा है ना। ठीक, तो हमें सिर्फ ये कलर चेंज करना है पीछे का बैकग्राउंड का। बस इसे हम रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल S किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखिए ये कलर जो है चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे कलर जो है चेंज हो गया। अब ये कलर इससे क्या है, इस लोगो से ये मैच कर रहा है ये कलर। ठीक है, मैं इसको लाइट भी ले सकता था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा डार्क सही लगेगा। जैसा भी आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखिएगा। जो भी आपका डिज़ाइन होगा, यहाँ हम डेमो पर्पस से हर चीज़ लेके चल रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें और सीखें, है ना। एक्चुअल डिज़ाइन तो वही होता है जो क्लाइंट देगा, उसी पे ही काम होता है। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या सिखा रहा है ना, वही सब स्टार्टिंग से चीज़ें चल रही हैं, वही सब छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं। देखिए ये क्लास उनके लिए नहीं है, ठीक है, जो मतलब कि जिन्हें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कहने की बात होती है कि सब कुछ आता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना जिस चीज़ की, उस चीज़ पे वो चीज़ हमें कभी याद नहीं आती। ठीक है, और सीखना कभी भी कम नहीं होता है। आप जितना भी सीखेंगे उतना ही कम है। रोज़ सीखता है इंसान किसी न किसी चीज़ से, है ना। और बिना सीखे कोई भी चीज़ आ नहीं सकती। मानता हूँ AI का ज़माना है, हर चीज़ AI से बन रही है, लेकिन एक सिर्फ कहने की बात है कि AI फटाफट चुटकियों में बना देती है चीज़ें।
एक्चुअल में आप उनसे कभी पूछ के देखिएगा, जब कोई प्रॉम्प्ट डालता है, कोई वीडियो जनरेट करता है, तो उसे क्या दिक्कतें आती हैं। एक बार में एग्जैक्ट हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रेडिट खराब हो जाते हैं एक वीडियो के अच्छी अच्छी चीज़ चाहिए चाहने के लिए, है ना। बहुत सारे क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं। लोग अब वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो डालते हैं, तो उनसे कभी पूछ के देखिएगा जब वो वीडियो बनाते हैं तो क्या एक्चुअल में जो लिपसिंग होती है, जो डायलॉग होते हैं कैरेक्टर के, क्या एक्चुअल में वो एक ही बार में बन के आ जाते हैं? नहीं होता है, कुछ ना कुछ खराबी हो ही जाती है। फिर वीडियो एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, है ना। टाइम लगता है, झटके से कुछ भी नहीं होता, है ना, जल्दी से कुछ नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। देखिए, हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहना ही चाहिए, है ना। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। और ये क्लास मैंने उनके लिए स्टार्ट की है जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो शुरू से सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्लास है। और मैंने पहले भी कहा था, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है। तो वो तो मेरे हिसाब से आप, वो इंसान अगर इससे दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा सही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने होवर इफेक्ट लगा दिया है इसके अंदर, ठीक। ये होवर इफेक्ट हो गया। अब हम देखिए, हमने होवर इफेक्ट लगा लिया। अब एक काम करते हैं, हम इस पे ओवरले लगाएंगे, बैकग्राउंड पे एक ओवरले लगाएंगे। हम देखेंगे RGB कलर कैसे लिखते हैं। इस पे एक ओवरले कलर लगाएंगे, एक टाइटल रखेंगे, छोटी सी डिस्क्रिप्शन रखेंगे, ठीक है। और इस पे भी हम एक CT बटन रख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो एक काम करते हैं, अपनी फाइल में आते हैं यहाँ पे, और फाइल में आने के बाद ये हमारा बैनर वाला सेक्शन है, ठीक है। किसी भी पेज पे जो मेन बैनर होता है, मेन बैनर कुछ भी हो सकता है, वो बैनर हो सकता है, स्लाइडर भी हो सकता है, ठीक है। और सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो H1 होती है किसी भी पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1, ठीक। और H1 एक पेज पे एक ही बार आना चाहिए ना। बाकी हेडिंग आप कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन H1 जो है एक पेज पे एक ही बार आता है, ठीक है। SC पर्पज से भी ये एक ही बार आना चाहिए, ठीक। इसे कभी भी आप रिपीट ना कराएं। बाकी जो और हेडिंग होती है उन्हें आप रिपीट करा सकते हैं, जैसे H2, H3, H4, H5, H6, ये जितने मर्जी यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन H1 जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है, एक पेज पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क UI, ठीक है, डार्क UI लैब, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। और इसके बाद एक काम करते हैं, गूगल में आते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लोरेम लिप्सम, ये लोरेम लिप्सम आ गया। यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेंगे थोड़ा सा। ये डेमो कंटेंट टेक्स्ट होते हैं, इन्हें यूज़ करने के लिए अपनी वेबसाइट पे जब कोई कंटेंट नहीं होता है ना, जैसे क्लाइंट अगर कई बार क्या ना, क्लाइंट भी यही सब यूज़ करते हैं, कुछ कंटेंट नहीं होता तो यही लिस्ट में वो डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक P टैग, ये P टैग हमने लगा दिया, ठीक। और एक CTA बटन भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ से हम CTA बटन कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, बुक नाउ, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, या कुछ भी लिख देते हैं, रीड मोर, ठीक है। रीड मोर हमने लिख दिया। अब एक काम करेंगे, इन सबको एक डिव में लेंगे। पहले यहाँ एक डिव लगाते हैं, डिव क्लास, ठीक है। मैंने एक डिव लगाई है, ठीक है। इस डिव का नाम हम रखेंगे कैप्शन, ठीक है, कैप्शन, ठीक। और इस कैप्शन के अंदर एक डिव और आनी चाहिए कंटेनर की, डिव क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर।
देखिए मैं ये सब उठा के यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। दरअसल मुझे पहले डिव ही लिखनी चाहिए थी, उसके बाद कंटेंट डालना चाहिए था। देखिए मैं इसमें दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने इस इमेज के बाद एक डिव लिए कैप्शन की, ठीक है। उस कैप्शन के अंदर एक और डिव लिए जिसका नाम है कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये अपना कंटेंट पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जो मैंने लिखा था अभी, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए एक H1 है उस डिव के अंदर, एक P टैग है, एक CT बटन हमने लिया है, ठीक। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया, ठीक। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपने यहाँ पे आते हैं, ब्राउज़र पे रिफ़्रेश कर देते हैं। देखिए हमारा वो कंटेंट मिल गया, ठीक है ना। और देखिए हमारे बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये बटन भी है ना डिज़ाइन होकर आया है। ये डिज़ाइन इसलिए होकर आया ना क्योंकि हमने हेडर में जो क्लास यूज़ की थी वही क्लास हमने यहाँ यूज़ की है ना। तो ये रीयूजेबल हो गया एक तरीके से, है ना, कि हम जो भी अगर कोई चीज़ सेम है, मिलती जुलती है, तो क्या है हम उसको कॉपी करके किसी भी सेक्शन में यूज़ कर लें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिज़ाइन को रीयूज़ कैसे किया जाता है ना। अभी के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इमेज हमारी सही है, अभी बैनर सही है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को, अभी तक आपने जो है पोजीशन रिलेटिव देखा था, है ना। मेरे हिसाब से आपने अभी तक पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं देखा है, ठीक है। चलिए अब इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट भी आपको सीखने को मिलेगा। आज यहाँ से एब्सोल्यूट की बात करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट जब ही काम करता है जब किसी डिव के पेरेंट को रिलेटिव बनाया जाए ना। एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड, इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। वो एब्सोल्यूट जब ही काम करेगा जब एब्सोल्यूट जब ही काम करेगा जब पेरेंट रिलेटिव होगा। अगर पेरेंट रिलेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, इधर उधर भागने लगेगा। एक डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ये एक कैप्शन है, ठीक। उस कैप्शन के अंदर एक कंटेनर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं पहले इस कैप्शन को लेता हूँ, कैप्शन के अंदर के इस कंटेनर को लेता हूँ, ठीक। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं इसमें लगाता हूँ डायरेक्ट पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया, लेकिन अभी क्या है, ये देखिए ऊपर वाला सेक्शन क्या है, उसने अपना एरिया खो दिया। मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, उसने अपना एरिया खो दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने लगा दिया, मैं टॉप करता हूँ, टॉप से 0, ठीक है। ये देखिए टॉप से 0 हो गया। अब ये कैप्शन ने अपना जो एरिया वो तो खो दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको हाइट दे देता हूँ, 200 पिक्सल, बैकग्राउंड ग्रे कर देते हैं, ठीक है। हम नीचे आते हैं। अब देखिए पहले क्या है, पहले उसने अपना एरिया खो दिया था। अब ये एरिया इसका इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको हाइट दे दी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया हाइट तो हमें कहीं देनी नहीं है ना, जहाँ ज़रूरी होगा सिर्फ वहीं हाइट देनी है, वरना कहीं हाइट देनी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने हाइट दिया। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे ये मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो ये कहाँ भाग गया, ये वहाँ भाग गया, है ना, टॉप लेफ्ट में चला गया, ठीक है। अब देखिए अभी जो पेरेंट और चाइल्ड वाली बात कर रहा था ना, उसमें हो क्या रहा है, मैंने इसको एब्सोल्यूट लगाया तो ये क्या ही भाग गया इधर उधर कहीं भी, ठीक है। अब देखिए ये कहीं भगे नहीं, ठीक है, ये इसी में ही रहे, इसी डिव में ही रहे, कहीं जाए नहीं। तो उसके लिए हमें क्या काम करने का, हमें यहाँ पे लगाना होगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पोजीशन रिलेटिव इसको लगाया है ना, तो उसी बॉक्स के अंदर आ गया, उसी सेक्शन के अंदर आ गया वापसी। तो मतलब ये इसको बताता है कि ये सेक्शन, इससे ये पता चलता है कि जब तक आप रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो वो इनर वाली चीज़ कहीं भी भग जाएगी, अगर आपने उसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया तो, ठीक है। तो जब भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे तो याद रखिएगा जो उसकी पेरेंट क्लास होगी उसमें रिलेटिव हमेशा लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप फिर पता नहीं उसको ढूंढते फिरेंगे कहाँ चला गया वो, ठीक। तो जैसे ही मैंने इसको रिलेटिव लगाया तो देखिए ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें इस पे कुछ नहीं करना है, ठीक।
हमें जो करना है इस कैप्शन पे करना है, हमें इसकी हाइट हटा देते हैं, ठीक है। हमें जो लगाना है वो इस पे लगाना है, ठीक है। अब पोजीशन इसको रिलेटिव ना करके हमें करना है इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक। और इसको करेंगे हम टॉप से 0। ये देखिए ये जो है टॉप से 0 आ गया। इसी में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टॉप से 0 हो गया तो लेफ्ट से भी 0 करेंगे और राइट से भी 0 करेंगे ताकि ये बिल्कुल उससे सट जाए, राइट से भी 0, ठीक है। टॉप से 0 हो गया, लेफ्ट से 0 हो गया, राइट से 0 हो गया। अब हम इसे बॉटम से 0 करेंगे ताकि बॉटम तक भी चला जाए, ठीक। बॉटम से बॉटम से 0, ठीक है। ये देखिए मैंने बॉटम से भी 0 कर दिया तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये देखिए इसने पूरी उस इमेज को है ना कवर कर लिया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें हम विड्थ और हाइट भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या है, अब ये जो बैकग्राउंड है ना ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है। अब देखिए हमने ये कलर लिया था, ठीक है। हमने ये कलर लिया और उसके बाद देखिए ये होता है RGB। देखिए यहाँ लिखा है ना RGB, ये होता है RGB कलर, ठीक है। फोटोशॉप में किस तरीके से पता करेंगे, RGB ये कलर होता है। अब इस कलर को कैसे यूज करना है, ये यहाँ पे मैंने ये कलर लगा दिया, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे RGBA, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब हमें यहाँ से वो कोड उठाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 127, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 127, फिर उसके बाद ये कोलन लगा देंगे, ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या है 80, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब 80 लिखेंगे, ठीक। फिर एक कोलन लगा देंगे, स्पेस दे देंगे। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है 36 ना, 36। तो मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी लिख दी तो वो देखिए पूरा कलर भी आ गया है ना। अब देखिए अब इस कलर को लाइट करना है हमें। देखिए RGB यूज करने का मतलब ये होता है कि कलर के साथ साथ उस कलर को हम डार्क भी कर सकें और लाइट भी कर सकें, है ना। ओपेसिटी यूज है ना, उसके अंदर ओपेसिटी के साथ उस कलर को हम यूज कर सकें, है ना। इसलिए हम ये RGB कलर यूज करते हैं। नहीं तो डायरेक्ट कलर तो है ही, कुछ भी लिख दें हम कोड के हिसाब से, लेकिन उसमें ओपेसिटी कम नहीं कर सकते, उस कलर को हम लाइट नहीं कर सकते, हमें लाइट कलर ही लेना पड़ेगा फिर, है ना। तो इस केस में अब क्या करेंगे, इसमें एक और कोलन लगाएंगे, ठीक, और एक 0 लगाएंगे, उसके बाद एक डॉट लगाएंगे, उसके बाद ये ओपेसिटी यहाँ से स्टार्ट। चलिए 9 करते हैं, ठीक है। ये देखिए 9। अब आप देख रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंट। अब देखिए मैं 8 करूँगा, देखिए 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जितना भी लाइट करना है 1 तक आइए, लास्ट डार्क होता है 9 तक जाइए, ये उससे डार्क सीधा 1 लिख दीजिए या सीधा यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम RGB कलर यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें कलर कोड तो चाहिए ही, है ना। तो हम एक काम करते हैं, ठीक, हम इसे 7 कर देते हैं, ठीक है। हम इसको 7 कर देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और अपनी फाइल में रख देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, सेव किया, ठीक, रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, अभी इसमें हो क्या रहा है, मैंने वो पोजीशन एब्सोल्यूट तो लगा दिया उस डिव में, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए इमेज तो यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक इमेज आ रही है, लेकिन क्या है, ये कलर नीचे तक जा रहा है ना। जबकि ये सिर्फ यहीं तक ही आना चाहिए था और इससे बाहर ना जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था ना रिलेटिव, तो देखिए मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट तो दिया, ये देखिए, तो इसको लेकिन बताया नहीं, एब्सोल्यूट तो है लेकिन इसका रिलेटिव कौन है, रिलेटिव कोई है ही नहीं, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव,
ठीक है, मैं पोजीशन रिलेटिव लिखा। अब देखते हैं इसको क्लोज करके। अब देखिए ये सिर्फ वहीं तक आया जहां तक इसको आना चाहिए था, मतलब जितने सेक्शन में ये इमेज है। ठीक, तो हम यहाँ से पोजीशन रिलेटिव को यूज करेंगे, यहाँ से हम इसको लिखेंगे, उठा लेंगे और अपनी इस फाइल में हम रख देंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हुआ क्या है, एक्चुअल में हमने पोजीशन एब्सोल्यूट तो लगा दिया, हमारा हेडर चला गया है पीछे से, हमारा हेडर कहीं नहीं दिख रहा है ना, हमारा हेडर जो है वो छिप गया है। वो क्यों छिप गया है देखते हैं। देखिए हमारा हेडर यहाँ पीछे चला गया है, देखिए वो है तो सही पर दिख नहीं रहा है। ठीक, वो छिप गया है। क्यों छिप गया है? क्योंकि इन सब पे पोजीशन एब्सोल्यूट लग गया है। देखिए इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट लग गया है तो पीछे चला गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। ठीक, और क्या है, ये बैनर जो है, ये बैनर इसके ऊपर आ रहा है, पोजीशन रिलेटिव इस पे लग गया है, इसलिए वो छुप गया है। ठीक है, वो है तो सही पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए अब हम क्या काम करेंगे। अच्छा देखिए मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में आपको बताया हुआ। ठीक है, अब देखिए उसको दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले उसको दिखाते हैं हेडर को, फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब हेडर दिखाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स किस लिए काम आता है? जेड इंडेक्स इसलिए काम आता है कि किसी भी चीज़ को हम किसी चीज़ के ऊपर शो करा सकें। अगर मान लीजिए जैसे कि अभी पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है, देखिए हेडर में भी पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक, कैप्शन में भी पोजीशन एब्सोल्यूट है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये कैप्शन जो है बाद की चीज़ है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पे ऑप्शन पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, ये ऊपर आ गया, ये आया तो ऊपर, लेकिन मैंने उस दिन आपको क्या बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई CSS लिखते हैं, है ना, प्रॉपर्टी जिसकी ऊपर नीचे होती है तो वो ऊपर चढ़ जाता है, इस तरीके से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक, अब देखिए उस चीज़ को यहाँ कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। अभी देखिए ये सब चढ़ गए हैं ऊपर, जैसे कि मैंने अभी हटाकर दिखाया था आपको, ये तब देखिए वो दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखिए मैं इसका भी पोजीशन हटा दूंगा तो देखिए वो दिखने लगेगा, है ना। तो क्या ये सब है ना, हमारे हेडर को इन्होंने छिपा दिया है। अब हम चाहते हैं हमारा हेडर दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जेड इंडेक्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जेड इंडेक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी डालेंगे 1। ठीक है, अब जैसे हमने 1 प्रॉपर्टी डाली तो देखिए हमारा हेडर ऊपर आ गया और वो सब पीछे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमने इसको जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी दे दी 1। ठीक है, लेकिन हमने इनमें से किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है। देखिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जेड इंडेक्स 2 तो क्या होगा, हमारा हेडर छुप जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड इंडेक्स 2। ठीक भाई, क्योंकि 1 से तो बड़ा होता है ना 2। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। अगर मैं अपने हेडर को 1 की जगह 3 कर दूं तो देखिए अब हमारा हेडर ऊपर हो गया। ठीक है, ये जेड इंडेक्स का खेल होता है, किसी भी चीज़ को ऊपर दिखाना और किसी भी चीज़ को पीछे छुपाने के लिए, लेकिन उसमें पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन एब्सोल्यूट ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए, उसके बिना ये जेड इंडेक्स काम नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम जेड इंडेक्स इसका 1 कर देंगे। ठीक है, और हमें इस वाले में जेड इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमें इसके लिए जेड इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और अपने फाइल में आते हैं, Ctrl+G करके लाइन नंबर सर्च करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ आ गए, बैनर पे आ गए, पोजीशन एब्सोल्यूट ये सब हमने लगा दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए अब हमें क्या है, हमें इसे सेंटर में करना है। ठीक, इसको सेंटर में करना है, जाहिर सी बात है ये ऊपर आ रहा है, हमें ऊपर तो नहीं चाहिए। अब देखिए अब करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि किसी भी सेक्शन को अगर किसी की विड्थ या कंटेनर की विड्थ छोटी करनी है, कम करनी है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, पेरेंट क्लास को उसको पकड़ के। ठीक है, अब देखिए इसको सेंटर करने के ना तरीके बहुत सारे हैं, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं एक दो वो बताता हूँ आपको। देखिए
एक काम करते हैं, इसमें सिर्फ पोजीशन वाला ही हम सीखेंगे, है ना। पोजीशन से इसको कैसे करेंगे, देखिए पोजीशन, अब देखिए इसमें ही पोजीशन एब्सोल्यूट लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी कॉपी करेंगे, इसको कंटेनर को यूज करेंगे, है ना, पेरेंट क्लास के साथ। अब हम इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट लगा सकते हैं ना आप किसी भी सेक्शन में, एक बार दो बार लगा सकते हैं। ऊपर वाले में भी पोजीशन एब्सोल्यूट लगाए तो उसके अंदर वाले में भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते, लेकिन एक चाइल्ड मतलब एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर रिलेटिव लगा हो, ठीक है। फिर जितने भी उसके अंदर चाइल्ड हैं उन सभी के चाइल्ड सारे के सारे डिवो में, सारे के सारे ब्लॉक में आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से 0, राइट से 0, ठीक है। लेफ्ट से 0, राइट से 0 मतलब कंटेनर हो गया सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया क्योंकि हमें कंटेंट जो है बिल्कुल बीचों बीच चाहिए था, ठीक है, सेंटर में सारा का सारा कंटेंट। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम विड्थ सेट करते हैं, हमें मैक्सिमम विड्थ कितनी चाहिए, 600 पिक्सल्स, ठीक है, 600 पिक्सल्स हमें ये चाहिए। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये मैंने लेफ्ट राइट तो लिख दिया, लेकिन इसमें अभी क्या दिक्कत होगी मैं दिखाता हूँ। अब हमें है ना टॉप और बॉटम से भी इसको सेंटर करना है, टॉप और बॉटम से भी इसको सेंटर करना है। देखिए एक चीज़ तो ये हो सकती है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ खाली टॉप से 50%, ठीक है, टॉप से 50%, या सेंटर दिखाने के लिए उसके हिसाब से उसको देख लूँगा कि जैसे कि मान लीजिए अब देखिए ऐसे लग रहा है कि सेंटर है, ठीक है, कि भाई देखो मैंने यहाँ से नाप लिया और मैंने इसको यहाँ से नाप लिया, तो लेकिन ये कम है, अभी भी सेंटर नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है कि मैं इसको टॉप से, ठीक है, मैं इसको टॉप से नीचे सरका दूं, ठीक, नापा तोली करनी पड़ेगी इसमें, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको 50% कर दूं, ठीक है, अभी क्या है मुझे नापा तोली करनी पड़ रही थी। अब दूसरा तरीका क्या है कि एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, अभी हम y यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें -50% करूँगा, -50%, तो देखिए, ठीक है, ये ऊपर चला गया, 50 टॉप से 50% तो है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका टॉप से 50%, ये टॉप से 50% यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -50%, तो इसने ऊपर से और नीचे से जो है इक्वल स्पेस डिफाइन करके अपने आप को सेंटर में कर लिया, ठीक है। जब भी कहीं कुछ ऐसा यूज़ करना हो, पोजीशन लगी है, कोई बड़ा ब्लॉक है या छोटा ब्लॉक है, कंटेंट बिल्कुल बीचों बीच आपको चाहिए, ठीक है, तो उसकी मेन डिव को आप इस तरीके से सेंटर कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ना इसको उठा के रख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक और, ठीक है, मैंने ये रख लिया, ठीक, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, H1 कलर, ठीक, फॉन्ट वेट इसका कर देते हैं 700, फॉन्ट साइज कर देते हैं 50, मार्जिन 0, ठीक। पी टैग का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं,
चलिए ये हो गया, इसको यहाँ रखते हैं, इस पी टैग को कॉपी किया, यहाँ रख लेते हैं, और कंटेनर हमने रख ही लिया है। ठीक है, अब फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने यूज़ नहीं की, काम करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली ये हो गई, अब थोड़ा सा दिखने में सही लग रहा है। लाइन हाइट भी थोड़ी सी सही कर लेते हैं, लाइन हाइट, ठीक, लाइन हाइट 22 कर देते हैं। चलिए ये चीज़, ये तो हो गई हमारी ये चीज़। ठीक है, हमने एक फ़ॉन्ट और शायद यूज़ किया था, ये रहा मोंटसेरेट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसे हम अपने H1 में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इतना सेक्शन जो है हमारा बन गया। देखिए हमारा हेडर भी बन गया है, हमारा बैनर भी बन गया है। हमने बैनर पे ओवरले भी लगा लिया। ठीक है, हमने बैनर पे जो है ओवरले भी लगा लिया है। पोजीशन भी देख ली हमने कि पोजीशन से कोई चीज़ किस तरीके से सेंटर की जाती है, किस तरह से यूज़ की जाती है ना। पोजीशन रिलेटिव का यूज़ भी देख ले कि पोजीशन रिलेटिव के साथ एब्सोल्यूट कैसे यूज़ होता है। हमने फ्लैक्स भी, ओ जेड इंडेक्स भी हमने देख लिया इसके अंदर के जेड इंडेक्स किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपके लिए कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। कोशिश ही रहती है, बस हमेशा मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, है ना, कुछ भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अच्छे से मैं समझ नहीं पाया हूँ या मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, है ना, तो आप बेझिझक होके कमेंट कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी, ये जो भी आपका टॉपिक होगा, जिस भी सेक्शन से रिलेटेड, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा, है ना। उसको बेशक से थोड़ा सा और टाइम दूंगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पता चलती रहेगी। ये तो अभी खाली हम डेस्कटॉप डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम रिस्पॉन्सिव व्यू में भी आएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं फ़ोटोशॉप से आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप में जब डिज़ाइन होता है, या फ़ोटोशॉप हो या फिग्मा हो, एक ही बात है, एक ही चीज़ है ना। तो कैसे डिज़ाइन का लेआउट देखते हैं, कैसे चीज़ें देखते हैं, फ़ोटोशॉप से कैसे इमेजेस निकालते हैं, फिग्मा से कैसे इमेजेस निकालते हैं, ठीक है, कैसे फ़ॉन्ट पता करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। तो एक चीज़ और आप हमेशा याद रखिएगा, एक है ना मेजरिंग टूल होता है, ये मेजरिंग टूल। ठीक है, आप इसको है ना हमेशा अपने पीसी में डाल के रखिएगा, ये बहुत काम आता है हमारे लिए, है ना। हम जो हैं हमारे इस काम के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, स्पेसिंग ये नापने के बहुत काम आता है। ठीक है, इससे क्या है, शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते चले जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलती जाएगी। फिर आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि हाँ, इस टाइटल के बीच में और इस पी टैग के बीच में कितना गैप हो सकता है। तो एक आप उस अंदाजे से फिर चीज़ें जल्दी कैच कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।